जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करेंगे 10 जुलाई 2026 के डेली करंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए पहले और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले भारत के 12वें क्रिकेटर कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा सौरव गांगुली। तो दोस्तों, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा हॉल ऑफ फेम प्रदान किया जाता है, जो कि एक प्रकार का सम्मान होता है। तो ये हाल ही में किसको प्रदान किया गया है? सौरव गांगुली जी को प्रदान किया गया है। और सौरव गांगुली भारत के 12वें क्रिकेटर हैं जिन्हें ये सम्मान प्रदान किया गया है। दोस्तों, सौरव गांगुली की अगर हम बात करें तो वो भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान हैं, बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष हैं और वो वर्तमान में क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल के अध्यक्ष हैं। आईसीसी हॉल ऑफ फेम की जो शुरुआत है ये 2009 में हुई थी और इसका उद्देश्य है क्रिकेट में असाधारण योगदान देने वाले जो क्रिकेटर्स हैं, खिलाड़ी हैं, उन्हें सम्मानित करना। और ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी के द्वारा प्रदान किया जाने वाला एक सम्मान है। तो चलिए देखते हैं वो कौन कौन से क्रिकेटर हैं जिन्हें आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया जा चुका है भारत की तरफ से। तो इसमें पहला नाम है बिशन सिंह बेदी का। इन्हें 2009 में शामिल किया गया था। कपिल देव जी को और सुनील गावस्कर को भी 2009 में ही शामिल किया गया था। 2015 में अनिल कुंबले और 2018 में राहुल द्रविड़, 2019 में सचिन तेंदुलकर, 2021 में बीनू मांकड़ और 2023 में बीरेंद्र सहवाग, 2023 में डायना इल्डुलजी और नीतू डेविड को भी शामिल किया गया था। 2025 में एमएस धोनी और 2026 में सौरव गांगुली को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 8वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2026 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? यानी 2026 वाले जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हैं ये किस राज्य में आयोजित किए जाएंगे? आंसर हो जाएगा इसका तेलंगाना। ठीक है, तो 2026 के जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हैं ये तेलंगाना राज्य में आयोजित होने वाले हैं और यह इन खेलों का 8वां संस्करण है। ठीक है, और नवंबर 2026 में इनका आयोजन हो सकता है। ठीक है, तो अभी संभावित योजना यही है कि नवंबर 2026 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स तेलंगाना राज्य में आयोजित किए जाएंगे। खेलो इंडिया कार्यक्रम की जो शुरुआत है वो भारत सरकार के द्वारा 2018 में की गई थी और ये युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के द्वारा आयोजित किए जाने वाले खेल हैं। इनका उद्देश्य है देश में खेलों को बढ़ावा देना और भविष्य में खिलाड़ियों को तैयार करना, यानी कि आने वाले समय में जो खिलाड़ी बनने वाले हैं उनको तैयार करने के लिए खेलो इंडिया कार्यक्रम चलाया जा रहा है। दोस्तों, खेलो इंडिया यूथ गेम्स की अगर हम बात करें तो इसका जो पहला संस्करण हुआ था ये 2018 में हुआ था नई दिल्ली में। हरियाणा इसका विजेता रहा है। 2019 में पुणे महाराष्ट्र में इनका आयोजन होता, महाराष्ट्र इसका विजेता रहा है। 2020 में गुवाहाटी असम में इनका आयोजन हुआ था, महाराष्ट्र इसका विजेता रहा है। और 2022 में पंचकुला हरियाणा में इनका आयोजन हुआ था, हरियाणा टॉप पर रहा है। 2023 में मध्य प्रदेश में आयोजित किए गए थे, महाराष्ट्र टॉप पर रहा है। 2024 में तमिलनाडु में आयोजित किए गए थे, महाराष्ट्र टॉप पर रहा है। और 2025 में इसका 7वां संस्करण आयोजित किया गया था, बिहार में इनका आयोजन हुआ था, महाराष्ट्र इसका विजेता राज्य रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। भारत ऑस्ट्रेलिया यूरेनियम डील 2026 कहाँ संपन्न हुई है? आंसर हो जाएगा मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया। तो देखिए दोस्तों, मोदी जी हाल ही में 3 देशों की यात्रा पर गए हैं। तो पहला देश है इंडोनेशिया, दूसरा है ऑस्ट्रेलिया और तीसरा देश है न्यूजीलैंड। तो इंडोनेशिया से जब वो ऑस्ट्रेलिया गए तो ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया यूरेनियम डील संपन्न हुई है। ठीक है, और भारत का लक्ष्य है 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता विकसित करना। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये समझौता हुआ है। तो इसमें क्या होगा कि जो ऑस्ट्रेलिया है वो भारत को यूरेनियम निर्यात करेगा। ठीक है, और यह केवल सिविलियन न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम के लिए उपयोग होगा, यानी कि ये जो यूरेनियम होगा इसका इस्तेमाल
बिजली बनाने में किया जाएगा। ठीक है, और ये जो पूरा कारोबार होगा भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, ये IAEA यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की निगरानी में होगा। भारत ऑस्ट्रेलिया से आयातित यूरेनियम का उपयोग न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में करेगा, जिससे बिजली का निर्माण होगा। भारत अभी 4 देशों से यूरेनियम खरीद रहा है। कजाकिस्तान से लगभग 40 से 50%, यानी भारत सबसे ज़्यादा जो यूरेनियम है वो कजाकिस्तान से खरीद रहा है। फिर कनाडा से 20 से 30%, रूस से 10 से 15% और उज्बेकिस्तान से करीब 10% यूरेनियम खरीद रहा है। अब नया पार्टनर कौन बना है? वो बना है ऑस्ट्रेलिया, यानी अब ऑस्ट्रेलिया भी भारत को यूरेनियम प्रदान करेगा। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम क्यों लिया जा रहा है? क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया है वो दुनिया का चौथा सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश है। और इतने यूरेनियम की ज़रूरत क्या है भारत को? तो भारत 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य लेकर चल रहा है। इसके लिए कोयले पर निर्भरता कम करने और परमाणु ऊर्जा क्षमता बढ़ाने की योजना है, यानी कि कोयले से बिजली का प्रोडक्शन कम से कम किया जाए और परमाणु ऊर्जा के माध्यम से बिजली का उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए, जिससे जो कार्बन उत्सर्जन है वो कम होगा 2070 तक। अगर हम दुनिया के सबसे ज़्यादा यूरेनियम उत्पादक देशों की बात करें तो उसमें पहले नंबर पर कजाकिस्तान है, फिर कनाडा है, फिर है दोस्तों इसके बाद नामीबिया, फिर ऑस्ट्रेलिया है, फिर उज्बेकिस्तान, रसिया और फिर अदर कंट्री हैं। भारत के 98वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो दोस्तों अश्वथ एस जो हैं वो भारत के 98 नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। 17 साल की उनकी उम्र है। कन्याकुमारी तमिलनाडु से ये आते हैं और उन्होंने ये जो उपलब्धि हासिल की है अभी हाल ही में, ये पुणे इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर राउंड रॉबिन टूर्नामेंट में हासिल की है। ग्रैंड मास्टर की बात करें तो ये शतरंज का एक सर्वोच्च अंतर्राष्ट्रीय खिताब होता है। फिडे के द्वारा ये प्रदान किया जाता है। फिडे की बात कर लेते हैं तो इसका पूरा नाम है अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ। 1924 में इसकी स्थापना हुई थी। लॉजेन स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। अध्यक्ष हैं आर्काडी डोरकोविच और उपाध्यक्ष हैं विश्वनाथन आनंद। दोस्तों यहाँ पर हमने 98 नंबर के ग्रैंड मास्टर की बात की थी, तो 97 नंबर के कौन है? हर्षवर्धन जीवी जो कि तमिलनाडु के हैं। 96 नंबर के हैं एथन वाज जो कि गोवा के हैं। 95 नंबर के हैं अरुण्य घोष जो कि पश्चिम बंगाल के हैं। और 94 नंबर के हैं मयंक चक्रवर्ती जो कि असम के हैं। 93 नंबर के हैं आरव डेंगला जो कि मुंबई के हैं। अगला क्वेश्चन है, देश का छठा पूर्णतः साक्षर राज्य कौन बना है? आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। तो दोस्तों उत्तराखंड हाल ही में पूर्ण साक्षर राज्य बना है और ये भारत का छठवां ऐसा राज्य है जो कि पूर्ण साक्षर राज्य बना है। इसकी घोषणा 8 जुलाई को की गई है और राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी के द्वारा इसकी घोषणा की गई है। और उत्तराखंड ने ये जो सफलता हासिल की है ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और उल्लास कार्यक्रम के तहत हासिल की है। दोस्तों जो उत्तराखंड है उसकी जो साक्षरता दर है वो 98% से भी अधिक हो गई है। उल्लास कार्यक्रम की अगर हम बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। ठीक है, ये पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। इसका उद्देश्य 15 साल से अधिक आयु के जो निरक्षर वयस्क हैं उनको मूलभूत साक्षरता एवं संख्याना। दोस्तों ये जो उल्लास कार्यक्रम है इसका उद्देश्य ये है कि जो 15 साल से अधिक आयु के जो वयस्क हैं उन्हें मूलभूत साक्षरता प्रदान किया जाए, यानी कि उन्हें पढ़ना लिखना और संख्याओं का ज्ञान कराया जाए। और ये जो उल्लास कार्यक्रम है ये शिक्षा मंत्रालय का कार्यक्रम है। भारत के पूर्ण साक्षर राज्यों की बात करें तो इसमें मिजोरम पहले, यानी भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य मिजोरम, फिर गोवा, फिर त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड है। ठीक है, और केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो पहला पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख, दूसरा है चंडीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? IMF के वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2026 के अनुसार वर्ष 2026 में भारत की अनुमानित GDP वृद्धि दर कितनी है? तो ये है 7%। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो IMF ने हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2026 जारी किया है,
जिसमें 2026 के कैलेंडर वर्ष में भारत की जो जीडीपी वृद्धि दर है वो 7% बताई गई है। 2027 में भारत की जो अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर है वो 6.4% बताई गई है। इसकी विशेषता की बात करें तो भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। आईएमएफ की बात करें तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। 191 इसके मेंबर हैं और प्रबंध निदेशक हैं इसकी वर्तमान में क्रिस्टेलिना जॉर्जीवा। मुख्यालय इसका वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है। और इसके उद्देश्य की बात करें तो वैश्विक वित्तीय स्थिरता, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना और सदस्य देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करना इसका काम है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वन नेशन वन यूनिफॉर्म पहल की घोषणा कब की गई है? आंसर हो जाएगा 8 जुलाई 2026 को। चलिए इसको समझते हैं। तो वन नेशन वन यूनिफॉर्म पहल की घोषणा 8 जुलाई को की गई है, जिसका उद्देश्य पूरे देश में पुलिस की एक समान पहचान स्थापित करना। और इसकी विशेषता की अगर हम बात करें तो सभी राज्यों की पुलिस के लिए एक जैसी खाकी वर्दी और एक समान डिजाइन तय किया जाएगा इस पहल के द्वारा। तो हाल ही में गृह मंत्रालय और पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो की जो बातचीत हुई है, जो इसमें प्रक्रिया हुई है, उसके बाद ये फैसला लिया गया है। तो अभी क्या है कि अलग अलग राज्यों की जो पुलिस की वर्दी है वो अलग अलग है, उसके बैच अलग अलग हैं, लेकिन अब एक ऐसी पहल शुरू की जा रही है जिसमें भारत के सभी राज्यों की जो पुलिस होगी उसकी यूनिफॉर्म एक जैसी होगी, डिज़ाइन है वो भी एक जैसी होगी। यानी कि इसमें डिज़ाइन तय किया जाएगा कि किस प्रकार की डिज़ाइन होनी चाहिए पुलिस की। लेकिन दोस्तों इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट बातें ये हैं कि ये जो प्रस्ताव है ये राज्यों पर थोपा नहीं जाएगा। यानी कि राज्य इसके लिए स्वतंत्र होंगे कि वो मान भी सकते हैं इस चीज़ को और नहीं भी मान सकते हैं। इसे सर्वसम्मति और राज्यों की सहमति से लागू किया जाएगा। पुलिस भारत के संविधान की राज्य सूची का विषय है, ठीक है, संघ सूची का विषय नहीं है, इसीलिए ये राज्यों पर थोपा नहीं जा सकता है, ठीक है। 1847 में हैरी वर्नेट लम्सडेन ने पहली बार खाकी वर्दी लागू की थी, ये बात याद रखिएगा। और 2022 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने वन नेशन वन यूनिफॉर्म का विचार प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में देश का सबसे बड़ा लैंडस्लाइड अर्ली वार्निंग सिस्टम किस संस्थान ने डेवलप किया है? आंसर हो जाएगा आईआईटी मंडी। तो दोस्तों आईआईटी मंडी ने हाल ही में देश का सबसे बड़ा लैंडस्लाइड अर्ली वार्निंग सिस्टम लॉन्च किया है या डेवलप किया है। तो ये लैंडस्लाइड अर्ली वार्निंग सिस्टम क्या है? यानी कि जो हिमालयी क्षेत्र है वहाँ पर जब भी भूस्खलन होना होगा उससे पहले ये अलर्ट जारी कर देगा, ठीक है। तो ये वेब आधारित प्लेटफॉर्म है और रियल टाइम में ये काम करता है और लोकेशन स्पेसिफिक चेतावनी जारी कर सकता है। तो ये इसकी कुछ विशेषताएं हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों ने पहली बार किसका सटीक मानचित्र विकसित किया है? आंसर हो जाएगा ऊपरी आयन मंडल। तो दोस्तों भारत के वैज्ञानिकों ने पहली बार भारतीय क्षेत्र के ऊपरी आयन मंडल का सटीक मानचित्र या मैपिंग टेक्निक विकसित की है। और ये जो मैपिंग जो मानचित्र, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों ने पहली बार किसका सटीक मानचित्र विकसित किया है? आंसर हो जाएगा ऊपरी आयन मंडल का। तो दोस्तों भारत के वैज्ञानिकों ने पहली बार भारतीय क्षेत्र के ऊपरी आयन मंडल का सटीक मानचित्र विकसित किया है। यानी जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें जो आयन मंडल है उसका मानचित्र हाल ही में विकसित किया गया है भारत के वैज्ञानिकों के द्वारा। तो यह तकनीक जमीन और अंतरिक्ष से प्राप्त आंकड़ों को जोड़ करके विकसित की गई है। आयन मंडल क्या होता है इसको समझ लेते हैं। तो पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल का यह एक आयनित भाग होता है। यह मध्यमंडल के ऊपर और बाह्यमंडल के नीचे स्थित होता है। यह लगभग 60 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला होता है। रेडियो संचार, जीपीएस और उपग्रह आधारित नेविगेशन के लिए यह महत्वपूर्ण होता है। और आयन मंडल में बहुत सारे आयन होते हैं,
ठीक है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विंबलडन इतिहास का सबसे लंबा पुरुष एकल क्वार्टर फाइनल जीतने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो नोवाक जोकोविच बने हैं। तो टेनिस प्लेयर नोवाक जोकोविच ने विंबलडन का सबसे लंबा मैच हाल ही में खेला है और उन्होंने कनाडा के फेलिक्स ऑगर अलियासिमे के खिलाफ खेला है और ये जो मुकाबला था ये 5 घंटे 15 मिनट तक चला है और ये मुकाबला कहाँ पर खेला गया था? लंदन में। तो ये विंबलडन इतिहास का सबसे लंबा पुरुष एकल क्वार्टर फाइनल है जिसको जीता है किसने? नोवाक जोकोविच ने। नोवाक जोकोविच जो है वो सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी हैं। 2008 के रेनर सुटलर और अर्नो क्लेमेंट के 5 घंटे 12 मिनट के लंबे क्वार्टर फाइनल का ये रिकॉर्ड टूटा है। तो दोस्तों ये थे आज के करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें, प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर जाकर के बहुत सारे कोर्स प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर आपको बहुत सारे कॉम्बो पैक भी मिल जाएंगे, कॉम्बो पैक भी ज्वाइन कर लें। टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर जाकर के करेंट अफेयर्स और जीके की टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं और ई बुक वाले सेक्शन पर आपको मंथली करेंट अफेयर्स, ईयरली करेंट अफेयर्स, इन सभी की ई बुक मिल जाएंगी, तो इनको प्राप्त कर लें जाकर के। चलिए कल के करेंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज करते हैं। नाटो सम्मेलन 2026 कहाँ हुआ है? अंकारा, तुर्की में। प्रम्बानन मंदिर संरक्षण एवं जीर्णोद्धार परियोजना का उद्घाटन किसने किया है? नरेंद्र मोदी जी ने। हाल ही में उत्तर कोरिया में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं? संजीव जैन। नर्मदा परियोजना से जुड़े भुगतान विवाद समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए हैं? 7 जुलाई। हाल ही में UNCTAD के उपभोक्ता संरक्षण कानून एवं नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के 9वें सत्र की अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? निधि खरे। हाल ही में किस फुटबॉलर ने घोषणा की है कि फीफा विश्व कप 2026 उनका आखिरी विश्व कप था? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। यहाँ पर उन्होंने संन्यास की घोषणा नहीं की है फुटबॉल से, उन्होंने ये कहा है कि ये जो विश्व कप था ये उनका आखिरी विश्व कप था, अभी उन्होंने संन्यास की घोषणा नहीं की है, इतना याद रखिएगा। भारत का 21वां नामित जैव विविधता भंडारगृह कौन सा संस्थान बना है? तो नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम, मिजोरम विश्वविद्यालय। हाल ही में प्रगति योजना का शुभारंभ किसने किया है? शिवराज सिंह चौहान ने। हाल ही में किस हवाई अड्डे को दवाओं के आयात हेतु अधिकृत बंदरगाह घोषित किया गया है? नवी मुंबई हवाई अड्डा। किस राज्य ने सभी विद्यालयों एवं मान्यता प्राप्त मदरसों में वंदे मातरम और जन गण मन का पूर्ण संस्करण अनिवार्य किया है? त्रिपुरा। दोस्तों कल के करेंट अफेयर्स में आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर था क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर क्रिस्टियानो रोनाल्डो बताया हुआ है। आज आपके लिए क्वेश्चन है, 8वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2026 की मेजबानी कौन सा स्टेट करेगा? तो जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। इसके अलावा जो हमारा ऐप है वहाँ पर ई बुक वाले सेक्शन पर जाकर के ये सारी ई बुक प्राप्त कर सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमें फॉलो कर लें। ऐप पर एक टेस्ट पास वाला ऑप्शन मिलेगा जहाँ पर आपको 4000 से ज़्यादा टेस्ट मिलेंगे 1 साल की वैलिडिटी के साथ।